हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, भारत में न्यायालयों का पदानुक्रम। तो सबसे पहले हम जानें कि हमारे यहाँ सबसे सुपीरियर कोर्ट कौन सा है। तो सुपीरियर कोर्ट है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और चौथे नंबर पे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। सबसे पहले हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है, पूरे भारत में एक ही है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। एक्सिस्टेंस में आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इसमें जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी जजेस की वो 28 जनवरी 1950 को फर्स्ट सिटिंग की थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। इसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद हमारे आ जाते हैं हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स। प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट होता है। और फिर प्रत्येक राज्य में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है ये हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जनरल पावर के सबऑर्डिनेट होते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कैसे होते हैं? तो हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कैसे एस्टेब्लिश होते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट से सलाह लेकर के किसी डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट की स्थापना कर सकती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम लोग कहते हैं। और इसके जजों का अपॉइंटमेंट भी जो है हाई कोर्ट के द्वारा ही होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजों को जो अपॉइंटमेंट होता है, उनका सिलेक्शन होता है, वो जो है हाई कोर्ट के द्वारा ही होता है पर्टिकुलर स्टेट के। तो इसके बाद हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कई सारे कोर्ट्स होते हैं, जिन्हें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट्स भी कह सकते हैं। ये मजिस्ट्रेट कोर्ट्स जो है सारे डायरेक्ट और डायरेक्टली कंट्रोल में रहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और इनडायरेक्टली कंट्रोल में रहते हैं हाई कोर्ट के, उस स्टेट के। तो ये हमारा हो गया क्रम हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इस तरह से हमारे कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद आ जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। ठीक है ना। अगला हम देखते हैं पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पावर क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो है हमारे मूल अधिकारों को सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। जब किसी के मूल अधिकारों का यानी पार्ट 3 जिसे हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसे हम बोल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तब वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके संबंध में किसी भी तरह का ऑर्डर, कोई डायरेक्शन और कोई भी रिट जो है, इसके संबंध में रिट जो है 5 प्रकार की होती है, जिनके संबंध में आगे हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। रिट्स जो है जारी कर सकता है जिससे उस व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षा दी जा सके। तो ये तो हो गया हमारे सुप्रीम कोर्ट की रिट जुडिक्शन। और दूसरी होती है सिविल और क्रिमिनल अपील की सबसे लास्ट कह सकते हैं कि अपीलेट जुडिक्शन होती है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होती है। कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से, हाई कोर्ट से किसी को कुछ मामलों में नहीं भी होती है, कुछ मामलों में हाई कोर्ट तक ही निश्चित कर दिया गया है लॉ द्वारा, और कुछ मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही सीमित कर दिया गया है कुछ मामलों को। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं सिविल क्रिमिनल की जिनको सुप्रीम कोर्ट तक ऑफ इंडिया तक अपील करने की शक्ति मिली हुई होती है, लॉ द्वारा दी गई होती है। और ये इसकी अपीलेट जुडिक्शन कहलाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स के बारे में। तो जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं, राज्य के हाई कोर्ट को भी जो है रिट्स जारी करने की डायरेक्शन और ऑर्डर जारी करने की किसके संबंध में? जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, तब जो है 226 के अंतर्गत वो हाई कोर्ट को, पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और उससे जो है अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट्स जो है जारी करने की मांग कर सकता है। रिट्स हमने जैसे कि बताया 5 प्रकार की होती हैं। अच्छा, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो क्रिमिनल और सिविल की अपीलेट जुडिक्शन होती है वो हाई कोर्ट की होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजमेंट से कोई निराश या उदास, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से कोई सेटिस्फाई नहीं है, निराश उदास तो मैंने गलत बात कर दी, सेटिस्फाई नहीं है, तब वो जो है हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट को। तो ये सिविल और क्रिमिनल की अपीलेट जुडिक्शन हो गई हाई कोर्ट्स की।
और इसके अलावा इसमें 482 में सीआरपीसी में इसकी हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बात करी गई है, जिसमें कई सारे चीज़ों को लेकर के, जैसे कि इंटरिम बेल हो गया और रेगुलर बेल हो गया, सॉरी, इंटरिम बेल को लेकर के कोई भी व्यक्ति जो है हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है 482 के अंतर्गत। और भी कई सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनको लेकर के कोई व्यक्ति हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अब हम आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल और क्रिमिनल केसेस के बारे में, अब इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर होती है सिविल और क्रिमिनल केसेस को, इसकी न्यायिक अधिकारिता इसकी सिविल और क्रिमिनल केसेस को चलाने की भी होती है, और प्लस जो सबॉर्डिनेट कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं सिविल या क्रिमिनल के, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स या सिविल कोर्ट्स होते हैं, उनके जजमेंट से जो व्यक्ति डिससेटिस्फाई रहता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये उसकी अपीलेट जुडिक्शन हो गई, एक जनरल जुडिक्शन होगी जिसमें कि उसको ट्रायल चलाने का अधिकार होता है सिविल क्रिमिनल केसेस का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जजेस में पास। अब हाई कोर्ट जज और सेशन जज जो सजाएं दे सकते हैं उनके बारे में इसमें चर्चा की करी गई है। तो हाई कोर्ट जो है कोई भी सजा दे सकता है जो लॉ विधि द्वारा उसे प्रदान करी गई, देने के लिए विधि द्वारा वो सशक्त किया गया है। तो हाई कोर्ट कोई भी सजा दे सकता है किसी भी तरह की, ठीक है। अगली हम बात करते हैं हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट कौन होते हैं, सेशन जजेस, जिनकी नियुक्ति भी हाई कोर्ट ही करता है, जिनका प्रोसीजर भी हाँ नियुक्ति हाई कोर्ट ही करता है। सेशन जज और एएसजी मतलब असिस्टेंट सेशन जज। अब सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज के पास पावर क्या होती है, किस तरह के मामले सुन सकता है। तो सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज बे मामले सुन सकता है जिनमें बे अपराधों को, उन अपराधों को सुन सकता है जिनमें 10 साल से अधिक की सजा है, या जिनमें आजीवन कारावास का प्रावधान, दंडादेश का प्रावधान है, या मृत्युदंड का दंडादेश का प्रावधान है। तो ऐसे मामले सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज सुन सकता है। दरअसल होता क्या है कि सेशन जज के पास डायरेक्टली वो मामले आते हैं, फिर सेशन जज जो है असिस्टेंट सेशन जज को मामले ट्रांसफर करता है। जब वो वर्कलोड उसके पास ज़्यादा होता है तो वो किसी भी असिस्टेंट सेशन जज को अपना किसी भी मामले को, सेशन जज मतलब जिला जज, और असिस्टेंट सेशन जज अपर जिला जज ट्रांसफर कर सकता है उस मामले को सुनवाई के लिए। अच्छा, इसमें ये मृत्युदंड भी दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड जो है डेथ सेंटेंस का जो है इसका सीन ये है कि अगर ये सेशन जज कोई भी या असिस्टेंट सेशन जज डेथ सेंटेंस अपने यहाँ से देता है किसी व्यक्ति को, तो इसे जो है डेथ सेंटेंस को पहले जो है हाई कोर्ट, उस मामले को हाई कोर्ट में जो है उस डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट से कंफर्म कराना होगा। सेक्शन 366 सीआरपीसी के अंदर जो है 2 जज जहाँ तक है उसको वेरीफाई करते हैं मामले को, और फिर जब ये यहाँ से कंफर्मेशन दे देंगे तब उस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस, उसको जो है डेथ दी जाएगी, मृत्युदंड दिया जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंटली मृत्युदंड देता तो है, लेकिन इसके ऊपर एक शर्त थोप दी गई है कि आपको हाई कोर्ट से मृत्युदंड के मामले में आपको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। प्लस सेशन जज जो जजमेंट देता है मृत्युदंड से संबंधित, इसकी अपीलेट जुडिक्शन भी हाई कोर्ट ही होती है। हाई कोर्ट के जजेस के इसको, इस मामले को सुन सकते हैं, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट सेशन जज की। असिस्टेंट सेशन जज जो है इसके पास क्या पावर होती है, तो असिस्टेंट सेशन जज की बात अगर हम करते हैं तो ये जो है मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 साल से अधिक की सजा, इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, इन सब को छोड़ करके ये जो है 10 साल तक की सजा, 10 साल से अधिक नहीं। ये देखिए सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज बात कर रहा है 10 साल से अधिक की सजा, और एडिशनल सेशन जज, और ये जो असिस्टेंट सेशन जज बात कर रहा है ये बात कर रहा है 10 साल तक की सजा, मतलब ऐसे मामले जिनमें 10 साल तक की सजा दी जा सकती है, उनका ट्रायल चलाने का अधिकार असिस्टेंट सेशन जज को, उनको ट्रायल करने का अधिकार असिस्टेंट सेशन जज के पास होता है। ठीक है ना, कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मामला आता है सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट्स में पास। अब सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सीजेएम और जेएम होता क्या है। तो सीजेएम के बारे में बात करेंगे तो सीजेएम होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में केवल एक होता है सीजेएम। अच्छा, इसका जो हाँ हाँ, इसके अलावा सीजेएम से छोटा होता है एसीजेएम। ये एक डिस्ट्रिक्ट में कई हो सकते हैं, ये सीजेएम के जनरल अंडर में होते हैं, लेकिन इन्हें हाँ सीजेएम के कंट्रोल में काम करते हैं सीजेएम।
ये दरअसल मैं इसमें थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ अभी। और जेएम, जेएम के बारे में बात करते हैं, तो जेएम, जेएम को बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो फर्स्ट क्लास होता है और सेकंड क्लास होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कई सारे होते हैं, एक सीजेएम के अंडर में, हाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है सीजेएम के अंडर में काम करते हैं, और एक कोर्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई सारे जेएम हो सकते हैं। सीजेएम एक ही होगा लेकिन जेएम कई सारे हो सकते हैं, एसीजेएम कई सारे हो सकते हैं। इनको जब जेएम फर्स्ट, तो इनको इस तरह से नाम दिया, जेएम फर्स्ट न्यायालय संख्या 1, जेएम फर्स्ट न्यायालय संख्या 2, इस तरह से इनके कोर्ट्स को बांट दिया जाता है और इनमें कार्य का वितरण कर दिया जाता है। कार्य का वितरण कौन करता है? तो सीजेएम करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनता कैसे है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती है, जेएम फर्स्ट में से ही किसी सीनियर मजिस्ट्रेट को, किसी सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट, कौन? एससी, पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट किसी जेएम को सीजेएम नियुक्त कर सकता है, और हाई कोर्ट किसी जेएम को एसीजेएम नियुक्त कर सकता है। हाई कोर्ट के पास पावर होती है, इनहैंड पावर होती है हाई कोर्ट के पास, ठीक है ना। तो ये बात कर, अब तो ये अभी तो हमने जान लिया सीजेएम, जेएम, ठीक है ना, और एसीजेएम। अब हम बात करते हैं अगले कि सीजेएम के पास क्या पावर होती है। तो सीजेएम ऐसे मामलों को सुन सकता है जिनमें दंडादेश 7 साल तक की सजा सुनाने का होता है, और अनलिमिटेड जो है जुर्माना थोपने का अधिकार होता है, फाइन, ठीक है ना। और सीजेएम कितने साल तक की सजा दे सकता है? 7 साल तक की सजा दे सकता है। ऐसे मामलों को सुन भी सकता है, ट्रायल चला सकता है, और उनको सजा भी दे सकता है 7 साल तक की अधिकतम। इसके बाद आते हैं हम इसके बाद अगले नंबर में आते हैं हमारे जेएम फर्स्ट। जेएम फर्स्ट के पास कितने जुर्म, हाँ, इसमें सबसे पहले तुम देखेंगे कि मामले जिनमें 3 साल तक की सजा दी सकती, अपराध जिनमें 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, वो जेएम फर्स्ट के अंडर में चलते हैं। वो मामले जो है जेएम फर्स्ट, उन मामलों का ट्रायल करने का अधिकार होता है जेएम फर्स्ट को। तो ये हमारा जेएम फर्स्ट हो गया, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जैसे बोलते हैं हम लोग। और इसके पास इसकी जो जुर्माना आरोपित करने की शक्ति होती है 5,000 तक की, नहीं सॉरी 10,000 तक की होती है इसकी। ये 10,000 तक का जुर्माना कर सकता है, और ये जो है अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है, ठीक है ना। ये 10,000 तक का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। हाँ, अब बात करते हैं सेकंड क्लास की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास ऐसे मामलों को ट्रायल चलाने का अधिकार होता है जिनमें 1 साल तक की, जिन अपराधों में 1 साल तक के लिए सजा का प्रावधान किया गया है, और इसकी जो है जुर्माना आरोपित करने की शक्ति होती है 5,000। ये 5,000 रुपए तक का जुर्माना आरोपित कर सकता है। अगली बात करते हैं हम, हाँ, डिफरेंस बिटवीन सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सिविल जज व्हेन लिसन्स सिविल मैटर्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट व्हेन लिसन्स क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये होता एक ही व्यक्ति है, एक कोर्ट में एक ही जज होता है, जज होता है, जिसको हम सिविल जज ही बोल देते हैं। एसी जज को हम सिविल जज बोलते हैं, एसी जज को हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। अब बोलते कब है सिविल जज? तो एक कोर्ट में एक जज दो तरह के मामले की सुनवाई करता है, एक तो सिविल मैटर की सुनवाई करता है, और एक क्रिमिनल मैटर की सुनवाई करता है। तो जब वो जज जो है सिविल मैटर्स की सुनवाई कर रहा होता है, लेसन सिविल मैटर्स, तब वो जो है सिविल जज कहा जाता है, ठीक है ना। उसमें उसके जो एप्लीकेशंस डाली जाती हैं उसमें सिविल जज के नाम से, सिविल जज के जो है हेडिंग के उसमें जाएंगी, सिविल जज के हेड में जाएंगी, न्यायालय श्रीमान सिविल जज। और जब कोई मामला जब कोई क्रिमिनल का मैटर सुन रहा होता है सिविल जज, तो उसमें जाता है न्यायालय श्रीमान जेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे हम बोल सकते हैं। इसके शीर्ष में जो है प्रार्थना पत्र उस कोर्ट में दिए जाते हैं जब वो क्रिमिनल की। तो एक ही व्यक्ति सिविल जज हो सकता है, एक ही व्यक्ति जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है, बस जब वो जज जो है सिविल मैटर सुनता है तो वो सिविल जज हो जाता है, जब क्रिमिनल मैटर सुनता है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन डीएम एंड कलेक्टर। हाँ, ये एक बड़ा रोचक सवाल रहता है, कई सारे लोगों को नहीं पता रहता है, तो मैं इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि डीएम, डीएम यानी कि जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हम बोलते हैं जिला मजिस्ट्रेट। कलेक्टर तो आप जानते हैं जिलाधीश। तो डीएम वो तब कहलाता है जब वो लॉ एंड ऑर्डर को डील कर रहा होता है अपने डिस्ट्रिक्ट में। जब वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेता है,
या कोई भी ऑर्डर देता है, या कोई जैसे कि सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, जब वो कोई डिसीजन लेता है, कोई ऑर्डर देता है, कोई ऑर्डर पास करता है डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड, जैसे कि 144 धारा 144, तो ये किसके पास पावर होती है? डीएम के पास पावर होती है लगाने की इसको, ठीक है ना। इसके बाद 145 के मामले, जमीन संबंधित मामले सुनवाई का अधिकार किसके पास होता है? डीएम का अधिकार होता है, ठीक है ना। सॉरी ये हाँ डीएम का अधिकार होता है। अच्छा, इसके अलावा 151 के मामले भी डीएम, एडीएम, एसडीएम सुन सकते हैं। 6 माह तक ये किसी व्यक्ति को जेल में रुद्द कर सकता है। 151 का हालांकि ये प्रोसीजर है, 106 वो 107, 108, 109, 107, 108, 109, 110 सीआरपीसी के अंतर्गत, ठीक है ना। और तो डीएम ये तब होता है जब ये लैंड ऑर्डर का काम कर रहा होता है, लैंड ऑर्डर को देख रहा होता है। कलेक्टर तब होता है जब ये रेवेन्यू संबंधित मामले देख रहा होता है, राजस्व संबंधित जब ये मामले देखता है तो वैसे कलेक्टर जो है संबोधित किया जाता है। और डीएम कब? जब लैंड ऑर्डर संबंधित कोई मामले से डील करता है, तब ये डीएम कहलाता है। तो हो सकता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाए। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।